अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा नाज़िया आई प्लस न्यूज़ HD प्रोग्राम आई टॉक्स के साथ। और आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं हमारे साथ मोहम्मद अबू बकर साहब, जो कि हल्का 91 से कैंडिडेट हैं MQM पाकिस्तान के, और ये पहले भी यहाँ से कंटेस्ट कर चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आने वाले इंतखाबात को ये कैसे देखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आपको अपने प्रोग्राम में देख के। थैंक यू वेरी मच। एंड आई वुड लाइक टू नो कि आप आने वाले इलेक्शंस को कैसे देखते हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? जी बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है जी। और जैसा कि आपको इल्म है कि तमाम सियासी जमातें यहाँ पे अपना काम कर रही हैं, लोगों तक जा रही हैं, लेकिन ये इलाके हमेशा से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास रहे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह माहौल साजगार है। ये वो इलाके हैं कि एक वक्त था कि यहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कारकुनान या कैंडिडेट इस इलाके में दाखिल नहीं हो सकते थे, लेकिन सलाम है इस इलाके के रहने वाले लोगों को, वोटर सपोर्टरों को, कि वो इनकी हमसे मोहब्बत करते हैं। और ऐसे बुरे वक्त में कि जब उनका नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आ पाता था, कोई कन्विंसिंग नहीं हो पाती थी, लोग घरों तक अपना पैगाम नहीं पहुँचा पाते थे, उस वक्त भी जब डब्बे से वोट निकलता था तो वो MQM के ही हक में निकलता था। तो अल्लाह का करम है, आज बेहतर माहौल है और हमारी कोशिश है रोज़ की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, छोटी बड़ी गैदरिंग कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, हैंड बिल वगैरह तकसीम कर रहे हैं। और हम तो देखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला सिर्फ शाह फैसल नहीं बल्कि कराची की जो सूबा असम्बली की नशिस्तें हैं उसमें से 90% नशिस्तें इस बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और कौमी असम्बली की भी 22 में से 18 नशिस्तें इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हासिल करने में कामयाब होगी। दैट्स वंडरफुल टू नो। अच्छा, जो अभी जो महंगाई का जो दौर है, ऑब्वियसली एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दैट, एक्सपेंसेस इतने हाई, यूटिलिटी बिल्स हमारे जो हैं absurd अमाउंट आता है इतना, उसके लिए आवाम को रिलीफ देने का आपका क्या स्ट्रैटेजी है या आप क्या सोचते हैं इसको? जी बिल्कुल सही कहा, और मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। लोग अपने बच्चों को तालीम की ज़ेवर से जो आरास्ता करने की जो ख्वाहिश होती है वो नहीं कर पा रहे। सरकारी स्कूलों की तालीम बिल्कुल इस वक्त जो है ना सूरत हाल बेइंतहा मखदूश है, और प्राइवेट स्कूलों तक हर घर वाले जो समझ लें लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से शहर के बच्चों पे तालीमी हवाले से बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और वो अपने तालीम को ख्वाहिश के बावजूद, चाहने के बावजूद, उनके वालिदैन की ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर पाएँ, लेकिन वो सिर्फ महंगाई की वजह से, कम आमदनी की वजह से वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसके ऊपर अपनी स्ट्रेटजी बना रही है। और जहाँ तक आपने बिजली की बात की है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से हमने भी बड़े मुजाहरे किए हैं। गैस की लोड शेडिंग अब शुरू हो गया है सर्दी के दिनों में, तो ये तमाम चीज़ें चूँकि हमारा ताल्लुक़ ये वही जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से क़यादत को निकाल कर ऐवानों तक भेजती है, जिसकी मिसाल मैं आपके सामने मौजूद हूँ। मैं पिछले ये जो असम्बली ख़त्म हुई, मैं कौमी असम्बली का रुकन था लांडी कोरंगी से, तो मैं इसी शाह फैसल का रिहायशी हूँ, नमो में रहता हूँ मैं। तो मुझ जैसे एक लोअर मिडिल क्लास को MQM पाकिस्तान ने पाकिस्तान के उस ऐवान में भेजा जहाँ पे कानून साजी होती है। लेकिन चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बात तो सब करते हैं, जमहूरी निज़ाम की बात करते हैं, लेकिन वो तमाम बड़ी सियासी जमातें कि जो बार बार मुख्तलिफ औक़ात में इस पाकिस्तान में पिछले 40-45 सालों से इक़्तिदार में आती रहीं, उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए या अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं उठाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से अगर आप बात करेंगी तो हमारे पास कभी भी वो अख्तियार नहीं आए। यहाँ इख्तियार का मरकज़ और महवर जो है या तो प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, यही दो लोग होते हैं जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं। अब इनकी ख्वाहिश हो तो वो कहीं फंड देंगे और उनकी ख्वाहिश हो तो ना देंगे। इस बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जिन भी सियासी जमातों से गुफ्तगू की है और उनको ये हमने उनके सामने ये बात रखी है कि इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी जब होगी और MQM की ज़रूरत जिसे भी पेश आएगी वो इस शर्त पे उसके साथ हुकूमत में शामिल होगी या उसका साथ देगी कि 3 आइनी तरामीम है। एक तो मरबूत और मजबूत बल्दियाती निज़ाम,
बल्दियाती निज़ाम जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली पावर भी हो और फाइनेंशियली पावर भी हो, और वो सिर्फ कराची के लिए नहीं होगा। जब ये निज़ाम बनेगा, आइन में तरमीम होगी 140A के तहत, अगर ये इख्तियारात जो कि आइन में है वो दिए जाएंगे तो पूरे पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होगा, और पूरे पाकिस्तान में राइज होगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान को चलाने वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो, पाकिस्तान में बेहतरी आए, पाकिस्तान के मसाइल हल हों, तो उसका एक ही हल है कि मजबूत और मरबूत बल्दियाती निज़ाम। डिक्टेटरों के ज़माने में तो बदकिस्मती से ये बल्दियाती निज़ाम मजबूत होता हुआ नज़र आता है, फंड्स भी मिलते हैं, इख्तियारात मिलते हैं, लेकिन जमहूरी क़ुव्वतें जब आती हैं तो वो नारा तो जमहूरियत की लगाती हैं, लेकिन थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जहाँ से सारा सिस्टम चलता है पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ बल्दियाती निज़ाम मजबूत हैं, वही दुनिया और वही शहर तरक्की की तरफ गए। यहाँ जागीरदारों का गलबा है, असेंबलियों में जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, सनतकार वो आते हैं, तो वो तो जागीरदार कभी भी किसानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, जबकि किसान ही की तादाद है वोट डालने वालों की। इसी तरह मजदूरों की नुमाइंदगी जाके करता है वहाँ पे सनतकार या इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो तो अपने मुफाद की सोचता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अगर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो वो तमाम पाकिस्तान को चलाने वाले बाअसर ताकतें और तमाम सियासी जमातों को मिलकर पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन निज़ाम लाने के लिए और इस गले सड़े निज़ाम का खात्मा ज़रूरी है। इसी तरह बल्दियाती निज़ाम के साथ साथ आइनी तरामीम में हमने NFC अवार्ड की बात की है। NFC अवार्ड जो सूबों को मिलता है, और सूबों को खुद मुख्तारी के लिए हमने पिछले 2008 में बड़ी ज़ोर और शोर से आवाज़ उठाई। हमारा स्लोगन था कि हर सूबे को उसको NFC अवार्ड उसके हिसाब से मिलना चाहिए और सूबों को इख्तियारात मिलना चाहिए। लेकिन वो सूबे को जो इख्तियारात मिले था उसके साथ हमारा एक और भी था कि सूबों को इख्तियार मिले वफाक से, और वफाक से मिलने वाला इख्तियार जो सूबों को दिया वो ज़िलों की तरफ मुंतकिल हो। लेकिन बदकिस्मती से वफाक से सूबे के पास तो इख्तियारात आ गए, लेकिन सूबे का चीफ मिनिस्टर उसके ऊपर नाक बन के बैठ गया, उसकी मर्जी के बगैर एक फाइल भी मूव नहीं करता। नतीजा ये है कि वो जिसे चाहे, जिस जिले को चाहे पैसा दे और जिसे चाहे ना दे। आईनी तरमीम अब ज़रूरी हो गई है, और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट इस बार वजारतों या मशीर लेने के बजाय कोशिश उसकी ये है कि हम ये 3 आईनी तरामीम जो है ना वो कराने में कामयाब हों, और जो भी सियासी जमातें जो भी हमसे मिलने के लिए आ रही हैं और हमें अपने सपोर्ट के लिए कह रही हैं, चाहे वो नून लीग हो, फजलुर रहमान साहब हो या GDA हो, इनसे हमारी मुलाकातें हमारी लीडरशिप की होती रही है, और इसमें हमने उनसे खुलकर ये बात की है, और किसी हद तक नून लीग तो इस बात को इंडोर्स भी करती है कि हाँ इस बात में बिल्कुल सदाकत है, और पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि बल्दियाती जो सिस्टम है उसको मजबूत किया जाए। तो बहरहाल अब जो भी गवर्नमेंट बनती है और जिनके इश्तराक से गवर्नमेंट बनती है, हमने वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दिया है सियासी जमातों को कि जो भी हमसे तवक्कात रखता है कि हुकूमत साजी में मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे, तो ये 3 आईनी तरामीम जो है ये हमारे मैनिफेस्टो का अहम तरीन नुकात है। वंडरफुल। अच्छा, ये माजी के मुकाबले जो पॉपुलैरिटी में कमी आई है MQM की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको भी ये फील होता है कि व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी इन योर टेक? गुड क्वेश्चन। 40 साल से MQM इस पाकिस्तान में सियासत कर रही है। पहली मरतबा 1987 में बल्दियाती इंतखाब में MQM ने हिस्सा लिया था, और 1 साल उसकी उम्र थी, और 1 साल की सियासी उम्र में उसने कराची की निज़ामत ली, हैदराबाद की निज़ामत ली और सक्खर की निज़ामत ली। ये वही जमात है कि जिसने पहले ग्राउंड पे काम किया, फिर सियासी जमात का ऐलान किया, और फिर ऐवान में पहुंचने के लिए रास्ते बनाए। और देखते ही देखते 1987 के बाद 88 में इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है। कराची की 12 नशिस्तें हुआ करती थी, उसमें से 10 नशिस्तें कौमी असम्बली की मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के पास आई। तो उरूज और जवाल तो आता रहता है, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले दिनों हमारे दरमियान कुछ दूरियां हुई, और पार्टी जो पाकिस्तान में आपको पता है कि जो निज़ाम है, हमारी 2018 के अंदर जो जीती हुई नशिस्त थी, जिस जगह आपका ये स्टूडियो है शाह फैसल कॉलोनी के अंदर, यहाँ मैं पिछले 2018 के इलेक्शन में
بحیثیت رکن رابطہ کمیٹی پورے ڈسٹرکٹ کورنگی کے الیکشن کا انچارج تھا، اور اس کو میں اپنے زیر نگرانی تمام کینڈیڈیٹوں کو الیکشن لڑوا رہا تھا. تو یہاں سے آج ہمارے ساتھ وہ نہیں ہیں جو اس وقت الیکشن میں حصہ انہوں نے لیا تھا. تو سینکڑوں نہیں ہزاروں ووٹ سے ان کو لیڈ تھی، لیکن 300 ووٹ سے ہرا دیا گیا. تو اس طرح سے تقریباً 5 سے 6 قومی اسمبلی کی نشستیں اور 14 سے 15 صوبائی اسمبلی کی نشستیں جو ہے نا جو جیتی ہوئی تھیں، وہ متحدہ قومی موومنٹ سے لے کر اور کسی اور جھولی میں وہ چلی گئی. تو آپ سب کو پتہ ہے، اب پورا پاکستان یہ جانتا ہے، اور ہم ان کے اتحادی بھی بنے. لیکن اتحادی ہونے کے باوجود یہ کڑوا سچ جو تھا وہ ہم ہر پروگرام میں، ہر جلسے میں، ٹاک شوز کے اندر یہ بات برملا کہتے تھے کہ کراچی کے نشست چھین کر ہماری اور کسی اور کو دی گئی. جنہوں نے دیا وہ بھی اس وقت جو ہے نا پریشان ہیں، اور جن کو ملا ان کا جو حشر ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں. تو مصنوعی طریقے سے اب بیساکھیوں کے سہارے اگر کسی چیز کو سامنے لایا جائے جس کا گراس روٹ کے اندر وہ چیز نہیں، تو ایک ویو تھی، ہوا چلی. یہ تو ایم کیو ایم تھی جو 40 سال میں بڑے نشیب و فراز سے گزرتی چلی آئی ہے. اور جیسا میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ یہ وہ علاقے تھے جو نوگو ایریاز میں شامل تھے. یہاں پہ ایم کیو ایم کا کارکن نہیں آ سکتا تھا. اس علاقے کے رہنے والا کارکن بھی اپنے گھروں پہ نہیں رہتا تھا. لیکن جب الیکشن ہوئے تب یہاں کے لوگوں نے متحدہ قومی موومنٹ کو، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل اور اس شہر کی صحیح معنوں میں اگر کوئی اس شہر کا اسٹیک ہولڈر ہے تو متحدہ قومی موومنٹ ہے. چونکہ وہ غریب طبقے سے نکال کے نمائندے تھے، گلی محلے کے ہوتے، ان تک رسائی آسانی سے پہنچتی لوگوں تک. ایز اے کراچی آئٹ میں تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ کراچی کے لیے جتنا ایڈمنسٹریٹو ورک ایز اے میئر جو بھی کام متحدہ کا ہوا ہے، پاپولیرٹی اس وقت تو پیک پہ تھی آپ کی، آبویسلی ہم لوگوں کے لیے بھی فائدہ. بٹ جو آپ نے سکھر اور حیدرآباد کی بات کی، ایز اے لے مین ہماری اویئرنیس ایز اے ویزیبلٹی جو پاکستان کا بھی پارٹ ہے، سندھ کا بھی پارٹ ہے، ہمیں اس طرح نظر نہیں آئی. سو اب آپ پاپولیرٹی ری گین کرنے کے لیے اس وقت آپ کی اسٹریٹجی کیا؟ آپ کی گریوینسز اپارٹ، لیکن وے فارورڈ کیا ہے آپ؟ دیکھیں، جو بھی حکومت ہو، وہ 30 ایئر آف گورنمنٹ جو بلدیات ہے یا صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں یا قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی میں بات کرتا ہوں. صوبائی اسمبلی کے جو ہمارے نمائندے تھے 2018 میں جو منتخب ہوئے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان کو 1 ٹیلی پیسہ فنڈ نہیں دیا کہ وہ علاقے میں لگا سکے. گو کہ دنیا میں ایم این اے اور ایم پی اے کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ جا کر ترقیاتی کام کرائے، وہ جا کے سڑکیں تعمیر کرے، وہ سیوریج ڈلائے. ان کا کام لیجسلیشن کرنا ہوتا ہے، ان کا کام قانون سازی کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ اس لیے قانون سازی کرنے کا کام وہ نہیں کرتے، اور جو کام ان کے کرنے کا نہیں ہے وہ کرتے. یہ کام ہے بلدیاتی نمائندوں کا. لیکن چونکہ پاکستان کا ایک ایسا نظام ہے، فیوڈل سسٹم رائج ہے، بدقسمتی سے 75-78 سال تو ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن یہاں وہ نظام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا، جاگیرداروں کا، وڈیروں کا، الیکٹیبلز کا. اور کوئی بھی بڑی سے بڑی سیاسی جماعت چاہنے کے باوجود بھی ان الیکٹیبل کو اگر مائنس کرتی ہے تو وہ پھر اقتدار تک نہیں پہنچ پاتی. تو یہ بدنصیبی ہے. یہ واحد جماعت ہے متحدہ قومی موومنٹ کہ جس کے پاس نہ کوئی جاگیردار ہے، نہ کوئی سرمایہ دار ہے، نہ کوئی وڈیرا، سردار، خان، اور نہ ہی یہاں پہ موروثیت ہے. اگر آپ اٹھا کر دیکھیں سیاسی اور جماعتوں کو تو باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد اس کا بیٹا، داماد، پھوپھی، خالہ، چچی، یہی سلسلہ ہے. تو آپ ہر جماعت وے فارورڈ اور آپ کی پاپولیرٹی ری گین کرنے کے لیے پوچھوں کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا؟ آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. اور جیسا آپ نے خود کہا کہ ہم نے شہر کو ترقی کرتا ہوا دیکھا ہے. 1987 میں جب فاروق ستار میئر بنے تو اس وقت انہی علاقوں کے اندر جو آپ کی شاہ فیصل اور ملیر کی ایسی گلیاں ہیں کہ جس کے پیچھے گندی گلیاں بھی ہیں، بالکل درمیان سے ایک راستہ مین ہے اور ایک. تو ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس وقت ایک کونسلر ہوا کرتا تھا علاقے کا، اور ماشاء اللہ کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی. لیکن جتنے ترقیاتی کام ان ادوار کے اندر گلیاں، ایک ایک گلی جو ہے نا وہ کارپیٹ ہو جایا کرتی تھی. تو وجہ کیا تھی کہ ایڈمنسٹریٹیولی اور فائنینشلی پاور دیے جاتے تھے. آج کی حکومت پیپلز پارٹی کی خاص طور پہ اول تو یہ بلدیاتی الیکشن کراتے ہی نہیں ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ میں کہ جب یہ اقتدار میں آئے انہوں نے بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے. اور جو بلدیاتی الیکشن ہوئے بھی تو پچھلا جو الیکشن ہوا تھا اس کے لیے ہم نے سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کی تھی
पिटीशन डाला था, तो फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस के कहने पे फिर बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद हुआ। सर, एज अ सिविलाइज सोसाइटी एक सिविक सेंस होती है, शहरी है ना, शहर का जो वारिस है, जो हम रहते हैं, रिहायशी हैं, कराची पाकिस्तान के बाकी शहरों से बहुत डिफरेंट नजर आता है इन टर्म्स ऑफ सीवरेज सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, हमारे मतलब रोड्स का हशर जो है। अगर हम ब्लेम गेम से बाहर आके ये बताएं कि जी हमारा, तो मैं तो कहती हूँ अगर लोग आपस में, हम आप जैसे अपनी जमात का बता रहे हैं, मैं आपको पॉपुलैरिटी के लिए बता दूं, क्राउड फंडिंग, क्राउड सोर्सिंग, we do what the world does. Yes. So that's the way forward. अगर educated class आपके साथ है, चाहे वो middle हो चाहे lower middle हो, I think that is the absolute way forward कि without depending and relying upon somebody, आप अपना तरीक़ेकार खुद करें. मैं चाहती हूँ कि मेरे इलाके में सफाई हो, खूबसूरत लगे, तो मैं खुद कर सकती हूँ ना. तो we can do something on those lines. आपके लोगों की engagement के थ्रू हो सकता है. आप सही कह रही, you are quite right. लेकिन मैं आपको फिर मिसाल दूंगा. देखें, इस शहर में जब मुस्तफा कमाल बने फारूक सत्तार के बाद, फिर इलेक्शन नहीं हुए, और मुस्तफा कमाल जब मुशर्रफ के दौर में बने, तो इस शहर में जो तरक्याती काम हुए, उस वक्त मुझे याद है कि लाहौर के मियां आमिर थे, वो कराची आए और उन्होंने कहा कि यार किस तरह तरक्याती काम यहाँ पे हो रहे हैं. दीगर शहरों के लोग आए और पाकिस्तान का ये शहर कराची तरक्की करता हुआ दुनिया के 12 बेहतरीन शहरों में से एक शहर बन चुका था. यहाँ पे ग्रीन बस का सिस्टम लाया गया, यहाँ पे बस स्टैंड बड़े खूबसूरत छोटे छोटे बनाए गए जिसमें चेयर्स वगैरह का एहतमाम भी किया गया. यहाँ पे बाईपासेस बनाए गए. इससे पहले कराची के अंदर बाईपास नहीं था. ये MQM ही थी जिसने कराची, जो पोर्ट सिटी है, जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, जो पाकिस्तान को 67% रेवेन्यू देता है वफाक को, जो 96% रेवेन्यू देता है सूबे को, लेकिन ना वफाक ने इस तरह से इस शहर को समझा और ना ही सूबे ने. ये वो शहर है जो माशी हब है पाकिस्तान का, जो पोर्ट सिटी है, और पूरे पाकिस्तान से लोग हिजरत करके इस शहर में आते हैं रोजगार के लिए, तालीम के लिए, कारोबार के लिए. ये शहर सबको अपने सीने से लगाता है, समोता है. समुंदर के किनारे ये शहर आबाद है, लेकिन जिस इलाके में जाए, मैं बहैसियत एक सियासी कारकुन जाता रहता हूँ, जहां जाए आज भी पानी का मसला. ये शहर समुंदर के किनारे, लेकिन पानी के बूंद बूंद को तरस रहा है. और MQM अब तक एक बार भी यहाँ पे वजीर आला नहीं आया, जब तक कि हमारे पास इख्तियार ना होता कि तमाम इख्तियारात का महवर और मरकज जो है वो चीफ मिनिस्टर है. अब चीफ, और 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे को इख्तियारात मिले वो तो बादशाह हो गया, बल्कि वफाक कमजोर हो गया और सूबे मजबूत हो गए. लेकिन अगर सूबे मजबूत हुए तो उनका ये फर्ज बनता था, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो जिलों को मजबूत करते. नहीं किया ऐसा. 22,000 अरब रुपए मिले पीपल्स पार्टी को पिछले 15 सालों के अंदर. कहाँ गया वो 22,000 अरब रुपए? इस शहर में ट्रांसपोर्ट का निजाम खत्म हो गया. 3 करोड़ की आबादी वाला शहर कराची, आज यहाँ पे ये तो 6 महीने पहले बसें चली हैं, जो पिछले 15 साल से चाइना से चली थी. ये सबसे लंबा सफर था बसों का, जो 15 साल में तय करके चाइना से कराची पहुंची है. आपके यहाँ ट्रेन का सिस्टम था लोकल, आपके यहाँ सर्कुलर रेलवे था, आपके यहाँ SRTC की बसें चलती थी. दुनिया चांद पे गई, दुनिया ने बुलेट ट्रेन चलाया, दुनिया ने अंडरग्राउंड ट्रेनें चलाई, और हमारी सियासी जमातों ने चिन और रिक्शा दिया. तो ये तरक्की का म्यार है इस पाकिस्तान की सियासी जमातों का. तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो अवाम की आम राय है. वी टॉकिंग अबाउट सियासी जमातें, तो इलेक्शन होते हुए नजर आ नहीं रहा लोगों को. आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन 8 फरवरी ऑन द गिवन डेट, यस 8 फरवरी, यस इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को, और होना भी चाहिए. बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी जैसी भी हो, जो भी हो, लेकिन वक्त पे इलेक्शन होना चाहिए. 5 साल जब टेन्योर पूरा हो जाए तो करा देना चाहिए. वो और बात है कि सियासी जमातें, जमहूरियत की बात करने वाली जमातें, वो उस इलेक्शन पे तो जोर देती हैं, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन पे जोर नहीं देती, क्योंकि वहाँ नुकसान है और वहाँ उनका फायदा. बहरहाल 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, और इस शहर में कराची दोबारा रिवाइव हो रहा है. आपने 21 तारीख को जो बाग-ए-जिना में MQM का एक पावर शो हुआ, हमें खुशी है, और हम आपके चैनल के तवज्जो से कराची की आवाम का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि फकीदुल मिसाल वो पूरा ग्राउंड बाग-ए-जिना जो है ना पैक था, लोग सड़कों पे थे. तो इट मीन्स के पीपल्स ऑफ द कराची
again coming towards again the Pakistan. popularity Yes, is there, यानी yes. you feel that. तो मौजूदा वक्त के जो हुक्मरान हैं उनसे लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं और राइट ऑफ ओपिनियन नहीं रखते. वोटर बाहर निकलना नहीं चाहता वोट देने के लिए, उनको पुल आउट करने के लिए क्या आपका वे फॉरवर्ड, आपका क्या इसमें? उनका कसूर नहीं है जो कुछ इस शहर में उनके साथ हुआ है. जिस तरह से उनके तालीम के दरवाजे बंद किए गए, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट के निज़ाम छीन लिया गया, जिस तरह से इस शहर का नौजवान बेरोजगार है, डिग्रियां लेकर तालीम हासिल करके नौकरियां उसे नहीं मिल रही, और तासुब की बुनियाद पर जो 40% कोटा शहरी इलाकों का है उस पर भी जाली डोमिसाइल बनाकर और इस शहर के बच्चों के हक को मारा जा रहा है. तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी फ्रस्ट्रेशन घर में ख़वातीन, जब आदमी के रेस्ट का टाइम होता है, घर से थका हारा लोग बाहर से आते हैं नौकरियां करके घर में आते हैं तो बिजली नहीं है, गैस नहीं है. ये तो वो तमाम चीजें हैं जिसने इस शहर कराची को नफ्सियाती मरीज बना दिया. बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही थी सर, देखिए वेलनेस की और लाइफस्टाइल के चेंज की तो कोई बात ही नहीं करता. हमने जिंदगी में पहला पेंडेमिक देखा है और पोस्ट कोविड के जितने मेंटल हेल्थ के असरात हैं, लोग सुसाइडल भी हुए हैं और फ्रस्ट्रेटेड, जो आपने कहा कि स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है जॉब होने के साथ और जॉब ना होने के साथ. जी. तो हम जब हमारे बेसिक्स इन प्लेस नहीं है एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, एज अ प्रोविंस, तो हम अपना फ्यूचर अपने यूथ की पॉपुलेशन को क्या बता सकते हैं कि भाई इलेक्शन में तुम आओ, वोट दो, एंड दिस इज पाकिस्तान फॉर यू. हमारे यहाँ नेशन बिल्डिंग का या वेलनेस का या इस तरह की हेल्थ रिलेटेड बातें तो कोई कर ही नहीं रहा ना, क्योंकि हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट, वो सोच ही नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ के थॉट प्रोसेस पे हम रहते हैं. बिजली नहीं है, गैस इतने बजे आएगी, ये नहीं है, वो नहीं है. जो है वो दुनिया उससे परेशान है कि पाकिस्तान अभी जिंदाबाद कैसे. That is what, you know, we are amazing people. जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मायूसियां खुदा को भी आती नहीं पसंद. बिल्कुल. ख्वाबों से अपने हिस्से की ताबीर छीन लो. मैं समझता हूँ कि यही पाकिस्तानी थे जिन्होंने इस कराची शहर को बनाया था. यही पाकिस्तानी थे कि जो पाकिस्तान आज से 30 साल पहले एशिया का बेहतरीन तरक्की करता हुआ मुल्क था, तो आसमान से कोई उतर के नहीं आया था. विजन था, लीडरशिप जो है ना अपने कौम से, इस मुल्क से मुखलिस थी. वो अपने घर को दौलत यहाँ से जमा करके और बाहर के मुल्कों में शिफ्ट नहीं करते थे, बल्कि खान लियाकत अली खान जो उस वक्त के करोड़पति थे, जब वो शहीद किए गए तो उनके अचकन के अंदर जो बनियान थी उस पर भी रफू लगा हुआ था. तो जब ऐसे लीडरशिप होगी तो मुल्क तरक्की करेगा. हमारे यहाँ आप देखें मौरूसियत नहीं है. हाँ, हम में खामियां हुई होंगी, कहीं पे गलतियां होंगी, लेकिन अल्लाह का करम है कि वो सब आज एक झंडे के नीचे जमा है और इसका इम्पैक्ट भी गया है, अवाम में पजीराई भी मिली है, और पढ़े लिखे लोग हैं. जो टिकट हमने दिया है, हमारी क़यादत ने दिया है, यंग्स को दिया है, पढ़े लिखे लोगों को दिया है, कुछ टिकटें तजुर्बेकार लोगों को भी दिया जाता है ताकि वो असेंबली जो पार्लिमानी सियासत है वो उससे बार बार वहाँ पे रहने का तजुर्बा होता है, तो वो भी ज़रूर होता है. लेकिन मैं समझता हूँ कि MQ में ही वाहिद एक ऐसी जमात है जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए विजन भी रखती है और प्लान भी रखती है. मेरा ख्याल है स्किल बेस्ड वर्कर पे भी आप जरा फोकस करिएगा. जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, स्किल्स इज द वे फॉरवर्ड. अगर हम डिजिटली इतना ज्यादा साउंड नहीं है हमारा यूथ इस वक्त, लेकिन स्किल बेस्ड के ऊपर तो दुनिया में वो कहीं पे भी हुनर और तालीम. तो हमारे चैनल के तवज्जो से आप अपने अवाम को, अवाम नाज को, अपने वोटर को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जी, इसी के साथ फिर थैंक्स. मैं समझता हूँ कि मैं इस हल्के से मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की जानिब से PS 91 जो शाह फैसल का इलाका है, यहाँ से सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ. मैं अपनी आवाम, इस इलाके के रहने वाले लोग, अपनी माओ बहनों, बेटियों, बुजुर्गों से, नौजवानों से मुखातिब होकर कहता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि कराची का खोया हुआ वो मुकाम, कराची का छीना हुआ वो हक और कराची से छीनी गई वो रोशनी दोबारा बहाल हो जाए और कराची फिर एक बार अपने असल रूप में नजर आए, तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 8 फरवरी को मोहर पतंग पे लगाकर अपने नुमाइंदे को मुंतखब करें. इंशाअल्लाह ताला आपका एक दिन, फिर 5 साल हमारी जिम्मेदारी है आपके मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाने का. बहुत शुक्रिया आपका अबू बकर साहब. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन एंड वाचिंग. आई टॉक में आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा कि क्या सवाल करने चाहिए. हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारे मुल्क, हमारे शहर और हमारे लिए अच्छे होंगे. हम अपने अलावा किसी और का सोचते भी हैं कभी? सोचते रहिए.